अगले 48 घंटे और शायद पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाए। एक तरफ ट्रंप का ईरान को विनाशकारी अल्टीमेटम, दूसरी तरफ इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर मिसाइल्स की बारिश। क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? आज की 20 बड़ी खबरों में सिर्फ जंग नहीं, आपकी जेब पर पड़ने वाली महंगाई की मार और भारत की मिडिल पाथ स्ट्रेटजी का पूरा सच है। अगले 15 मिनट में जानिए वो सब जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। नजरें स्क्रीन से हटना मना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं जौहर की आवाज। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अगले 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल दमरू मध्य से अपनी नौबंदी यानी ब्लॉकेड नहीं हटाई तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान की इस हरकत ने दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। पेंटागन ने पहले ही अपने 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना कर दिया है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि ये कोई खाली धमकी नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान है। ईरान ने इसके जवाब में कहा है कि वो किसी भी हामी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है और अपनी समुद्री सीमाओं से पीछे नहीं हटेगा। इस घटना ने तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका को और गहरा कर दिया है। आज सुबह ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक कदम उठाते हुए डिमोना और अरज शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। डिमोना वो जगह है जहां इजराइल का मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्थित है। इजराइल के आयरन डोम और एरो डिफेंसिस सिस्टम्स ने अधिकतर मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया, लेकिन कुछ मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिससे 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और काफी माली नुकसान हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस हमले को विनाशकारी भूल बताते हुए कहा है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है और इसका अंजाम भयानक होगा। इजरायली कैबिनेट ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर पलटवार करने का फैसला लिया जा सकता है। दुनिया भर के नेताओं ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर दिख रही है। एक हैरतअंगेज मोड में ईरान ने हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में स्थित अमेरिका और यूके के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की है। हालांकि ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उन्होंने मिसाइल्स को रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन ये ईरान का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला माना जा रहा है। डिएगो गार्सिया बेस अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से वो पूरे एशिया और मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। इस हमले ने दिखा दिया है कि ईरान की मिसाइल टेक्निक अब इतनी एडवांस हो गई है कि वो अपने दुश्मनों को उनके सुरक्षित ठिकानों पर भी निशाना बना सकता है। भारत ने भी इस घटना पर चिंता जताई है, क्योंकि यह हमला भारत के बैकयार्ड यानी हिंद महासागर में हुआ है। नेवी को अलर्ट पर रखा गया है और समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। ईरान की सरप्राइज डिफेंस की चेतावनी। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने आज एक वीडियो संदेश जारी कर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की धरती पर कोई भी जमीनी हमला यानी ग्राउंड इन्वेजन किया गया तो ईरान ऐसे सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल करेगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज की झलक दिखाई है और कहा है कि उनका मकसद युद्ध नहीं है, लेकिन वो अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को 1979 की तरह एक बार फिर शिकस्त झेलनी पड़ेगी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास शायद गुप्त परमाणु हथियार या एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो युद्ध का रुख पलट सकती है। इस बयान ने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स को चिंता में डाल दिया है। ईरान की जनता ने भी सड़कों पर निकलकर अपनी सरकार का समर्थन किया है, जिससे साफ है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में हाहाकार, $110 के पार क्रूड ऑयल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के खतरे और हॉर्मुज जलदमरू मध्य की नौबंदी के कारण आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत $110 पर बैरल के पार निकल गई है। ये पिछले कई सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के स्टॉक मार्केट्स में आज भारी गिरावट देखी गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। इकोनॉमिस्ट ने चेतावनी दी है कि अगर यह तनाव एक हफ्ता और चला तो दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन यानी आर्थिक मंदी का नया दौर शुरू हो जाएगा। भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है। इंडियन सरकार अब रूस और नए विकल्पों से तेल खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि देश में महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन बहुत ही नाजुक बनी हुई है। अब चलिए भारत की खबरों की ओर नजर डालते हैं। भारत की 15 बड़ी खबरें। 1. शहीद दिवस पर देश की श्रद्धांजलि। आज 23 मार्च को पूरा देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद कर रहा है। 1931 में आज ही के दिन इन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के हुसैनीवाला जाएंगे, जहां वो इन शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि इन वीरों का जज्बा ही विकसित भारत का आधार है। देश भर के स्कूलों और सरकारी दफ्तर में आज 2 मिनट का मौन रखा गया और कई जगहों पर प्रभात फेरियां निकाली गईं। युवाओं के बीच इन शहीदों की विरासत को पहुंचाने के लिए सरकार ने शहीद स्मृति पोर्टल भी लॉन्च किया है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी कीमती है और इसकी रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। हर साल की तरह आज भी देश के कोने कोने में देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं।
2. वेस्ट एशिया क्राइसिस पर भारत की मिडिल पाथ पॉलिसी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ है और डिप्लोमेसी और डायलॉग यानी बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। भारत के लिए ये स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते हैं और इजराइल हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। साथ ही वेस्ट एशिया में लगभग 1.5 करोड़ भारतीय रहते हैं जिनकी सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। भारत ने दोनों पक्षों से संपर्क बनाए रखा है और कोशिश कर रहा है कि युद्ध को रोका जा सके। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने खाड़ी देशों की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स के लिए नया एडवाइजरी जारी किया है। भारत की मिडिल पाथ पॉलिसी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है क्योंकि भारत दोनों पक्षों के बीच एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। 3. केरला इलेक्शंस, बीजेपी की तीसरी लिस्ट और नई स्ट्रैटेजी। अपकमिंग केरला विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत कई नए चेहरों, प्रोफेशनल लोगों और महिलाओं को मौका दिया है। बीजेपी का फोकस विकास और परिवर्तन पर है और वो केरला में अपने पैर जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा ने केरला के लोकल मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन जैसे लोगों के अनुभव और नए युवाओं के जोश का मिश्रण तैयार किया है। केरला में इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच बीजेपी एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी और कई बड़े नेताओं की रैलियां केरला में होने वाली हैं, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है। 4. आईपीएल 2026, केकेआर के आकाशदीप इंजरी के कारण बाहर। आईपीएल के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। उनके स्टार तेज गेंदबाज आकाशदीप एंकल इंजरी यानी टखने की चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। आकाशदीप पिछले कुछ मैचेस में बेहतरीन फॉर्म में थे और केकेआर के बॉलिंग अटैक की जान थे। टीम मैनेजमेंट ने बताया कि उनकी चोट काफी गहरी है और उन्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। केकेआर के फैंस इस खबर से काफी निराश है क्योंकि टीम अभी पॉइंट्स टेबल में अच्छी स्थिति में थी। रिप्लेसमेंट के तौर पर केकेआर मैनेजमेंट किसी युवा डोमेस्टिक प्लेयर या विदेशी तेज गेंदबाज के नाम पर विचार कर रहा है। कोच ने कहा कि आकाशदीप का बाहर होना एक बड़ा झटका है, लेकिन टीम में और भी खिलाड़ी हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। आज शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। 5. राहुल गांधी की कांशीराम को भारत रत्न की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि कांशीराम ने दलित, पिछड़े और शोषित समाज को संगठित करने और उन्हें राजनीतिक चेतना देने में जो भूमिका निभाई है वो बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े सम्मान पर उनका हक बनता है। इस मांग को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि इसे दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये मांग बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। इस मुद्दे ने आने वाले चुनावों से पहले एक नया मोड़ ले लिया है। आईएमडी का हीट वेव अलर्ट, 45 डिग्री तक जाएगा पारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आज नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 से 5 दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। यह समय से पहले आई हीट वेव यानी लू है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का असर माना जा रहा है। सरकार ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। किसानों के लिए भी ये चिंता की बात है क्योंकि खड़ी फसलों पर गर्मी का बुरा असर पड़ सकता है। बिजली की मांग में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है क्योंकि एसी और कूलर्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। कई शहरों में पानी की किल्लत की खबरें भी आने लगी हैं। आईएमडी ने कहा है कि लोगों को हाइड्रेटेड रहना चाहिए और गर्मी से बचने के सभी उपाय करने चाहिए। 7. इन्वेस्ट इंडिया के नए सीईओ मनमीत के नंदा। सरकार ने आज मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है। इन्वेस्ट इंडिया देश की मुख्य इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है जो विदेशी निवेश एफडीआई को भारत में लाने का काम करती है। मनमीत के नंदा के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉर्पोरेट सेक्टर का लंबा अनुभव है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखना होगी। उन्होंने पदभार संभालते ही कहा कि उनका फोकस ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर होगा। उनका लक्ष्य भारत को दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाना है। उद्योग जगत ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और सुधार होगा। भारत इस वक्त चीन के विकल्प के रूप में उभर रहा है और ये नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। 8. गोवा बोर्ड 12th रिजल्ट्स घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन GBSHE ने आज दोपहर 12th के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस साल का ओवरऑल पास परसेंटेज 94.5% रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। हर साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पास परसेंटेज देखा गया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है और कहा है कि जो छात्र असफल हुए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में डिजिटल मार्कशीट भी ऑनलाइन अपलोड कर दी है। रिजल्ट आने के बाद से ही कॉलेज एडमिशंस को लेकर हलचल बढ़ गई है। करियर काउंसलर्स ने छात्रों को नए जमाने के कोर्सेज जैसे AI और डेटा साइंस चुनने की सलाह दी है। गोवा के कई शहरों में जश्न का माहौल है और टॉपर्स को सम्मानित किया जा रहा है। 9.
इंडो रशिया ट्रेड $100 बिलियन का लक्ष्य खतरे में। वेस्ट एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर भारत और रशिया के व्यापार पर पड़ रहा है। भारत और रशिया ने साल 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा था, लेकिन ईरान के पोर्ट्स पर तनाव के कारण सप्लाई चेन टूट गई है। कई कार्गो शिप्स रस्ते में ही फंसे हुए हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। दोनों देश अब विकल्प के तौर पर चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट को तेजी से विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। रशिया से आने वाला सस्ता कच्चा तेल और फर्टिलाइजर भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें ट्रेड बैरियर्स को हटाने और पेमेंट सिस्टम रूपी रूबल को और मजबूत करने पर बात हुई। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो ये टारगेट पूरा करना मुश्किल होगा। 10 MP में जल गंगा संवर्धन अभियान का तीसरा चरण। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज नदियों और पुराने जल स्रोतों वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए इस अभियान के तीसरे फेज की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नर्मदा, क्षिप्रा और बेतवा नदियों की सफाई की जाएगी और उनके किनारे वृक्षारोपण ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पानी की हर बूंद बचाना हमारी संस्कृति है। इस बार सरकार ने जन भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन पर जोर दिया है, जहां आम लोग भी श्रमदान करके तालाबों की सफाई में मदद कर रहे हैं। इस अभियान का मकसद ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना है, ताकि गर्मियों में किसानों और आम लोगों को पानी की किल्लत ना हो। कई पुरानी बावलियों और कुओं को फिर से जिंदा किया जा रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट्स ने इस कदम की तारीफ की है और इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। तटीय कोस्टल इलाकों में रहने वाले मछुआरों की सुरक्षा के लिए पुदुचेरी यूनिवर्सिटी ने आज एक क्रांतिकारी ऐप ब्लू वॉइस लॉन्च किया है। ये ऐप समुद्र में तूफान, ऊंची लहरों और खराब मौसम की जानकारी रियल टाइम में मछुआरों के मोबाइल पर भेजेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना इंटरनेट के भी सैटेलाइट के माध्यम से काम कर सकता है। ऐप में एक SOS बटन भी है, जिसे दबाते ही मछुआरे की लोकेशन कोस्ट गार्ड के पास पहुंच जाएगी। इससे समुद्र में होने वाले हादसों में कमी आएगी। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे लोकल लैंग्वेजेस में भी तैयार किया है, ताकि कम पढ़े लिखे मछुआरे भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऐप को अब पूरे देश के तटीय राज्यों में लागू करने का प्लान बना रही है। ये टेक्नोलॉजी मछुआरों के लिए एक लाइफ सेवर साबित होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में आज भारत के स्टार पैरा एथलीट्स का दबदबा रहा। जावलिन थ्रोवर सुमित अंतिल और तीरंदाज आर्चर शीतल देवी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। शीतल देवी ने बिना हाथों के तीरंदाजी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। सुमित अंतिल ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत के लिए कई गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अवार्ड फंक्शन में कई क्रिकेट और बॉलीवुड सितारे भी मौजूद थे। इन एथलीट्स ने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि पूरे देश का है। भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है और सरकार भी अब इन खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं दे रही है। ये अवार्ड्स युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 13 इंडियन क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा जून में। BCCI ने आज जून में होने वाले आयरलैंड दौरे के लिए ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचेस की T20 सीरीज खेली जाएगी। सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है और इस टीम की कमान किसी युवा खिलाड़ी को सौंपी जा सकती है। इस सीरीज में IPL में चमकने वाले नए सितारों को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। सिलेक्टर्स का फोकस 2026-27 के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक बैकअप टीम तैयार करना है। आयरलैंड की टीम ने पिछले कुछ सालों में काफी सुधार किया है, इसलिए ये सीरीज एक अच्छा मुकाबला होगी। इंडियन फैंस डबलिन में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हैं। टिकट की बुकिंग अगले हफ्ते से शुरू होगी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सीरीज युवाओं के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जगह बनाने का एक सुनहरा मौका है। 14 इंडिया मलावी द्विपक्षीय बैठक, एनर्जी और एग्रीकल्चर पर फोकस। भारत और अफ्रीकन देश मलावी के बीच आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बायलैटरल बैठक हुई। इस बैठक में खेती, एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत ने मलावी को सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए टेक्निकल मदद और लाइन ऑफ क्रेडिट देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही भारत से अनाज और मेडिसिन के एक्सपोर्ट को लेकर भी नए समझौते हुए हैं। भारत की अफ्रीका आउटरीच पॉलिसी के तहत ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मलावी ने भारत के डिजिटल इंडिया मॉडल को अपने देश में लागू करने की इच्छा जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी एक दूसरे का साथ देने की बात कही है। इससे भारत के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ रिश्ते और भी मजबूत होंगे और नए व्यापारी रास्ते खुलेंगे। ग्लोबल तनाव और वेस्ट एशिया में युद्ध की आशंका का असर आज भारतीय स्टॉक मार्केट पर साफ दिखा। सेंसेक्स आज सुबह खुलते ही धराशायी हो गया और दिन खत्म होते होते 1500 पॉइंट्स नीचे गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में भी 450 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा नुकसान IT, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स को हुआ है। निवेशकों के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए आज एक ही दिन में डूब गए हैं। ग्लोबल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को डर में डाल दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को धैर्य रखने और इस वक्त बड़ी खरीदारी से बचने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं होती, मार्केट में उथल-पुथल बनी रहेगी। सोने यानी कि गोल्ड की कीमतों में आज तेजी देखी गई है, क्योंकि लोग इसे एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें जौहर की आवाज को। जय हिंद।